हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का एक चैप्टर का ये टॉपिक है। ठीक है, इसमें पूरा फिजियोलॉजी, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन हम लोग देखने वाले हैं। स्टोमक में कैसे होता है, कौन सा एंजाइम काम करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे जिसके अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होता है कि डाइजेशन होता कहाँ है। ठीक है, डाइजेशन होता कहाँ है। सबसे पहला बात करें कि सबसे पहला बकल कैविटी में डाइजेशन होता है। ठीक है, अब बकल कैविटी में डाइजेशन सिर्फ एक चीज का डाइजेशन होता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है बकल कैविटी का। बाकी प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट है एसोफेगस। एसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन, किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होता। अब बात करते हैं स्टोमक में। स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का कुछ डाइजेशन होता है और प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन होता है, उसके बाद फैट का डाइजेशन होता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन स्टोमक में नहीं होता है। ठीक है, अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों तरह का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं देखने को मिलता। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब ये टेबल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, तभी तो पता चलता है कि कौन सा एंजाइम कब काम करेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि दो तरह का एंजाइम होता है, जूस होता है, जैसे पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस को याद करने का एक मैंने ट्रिक बताया है, कैसे याद रखना है। इसको याद रखना है पान आम। ठीक है, पान आम लीची ट्राई करना, पान आम लीची ट्राई करना, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। लीची ट्राई करना। देखो कैसे, लाइपेज, ये पैंक्रियाटिक लाइपेज को डिनोट करता है एल से। CHI से हो जाएगा काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है, ट्राई से हो जाएगा ट्रिप्सिनोजन और कर से हो जाएगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और Na से हो जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है, अब देखो, अब ये सारा मैं पूरा डाइजेशन का लिख रखा है। ठीक है, अब यही चीज इसको ऐड करना है, इसको रटना नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों मुझे याद हो जाता है तो ये रटना नहीं पड़ता ज्यादा, बस दिमाग में सोच लेते हैं कि कहाँ क्या कब काम आता है। ठीक है, अब ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, ये तो कहाँ काम आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एक्ट करेगा ना। ठीक है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज भाया पैंक्रियाटिक डक्ट से होकर कहाँ ओपन होता है, डिओडेनम में ओपन होता है। तो ये कहाँ एक्ट करेगा, डिओडेनम में एक्ट करेगा। ठीक है, डिओडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है, पता है। ठीक है, अब चलते हैं इंटेस्टिनल जूस। अब इंटेस्टिनल जूस कौन कौन सा है उसको याद करने का ट्रिक है, आइए, ली, ना, दी, दी। ठीक है, इसको याद से याद रखेंगे। आइए से हो जाएगा इंटेस्टिनल जूस, आई बात समझ में। एल से हो जाएगा लाइपेज, वो भी कौन सा, लाइपेज। यहाँ भी एल से, यहाँ भी एल से, दोनों लाइपेज है, लेकिन ये लाइपेज कौन सा है, इंटेस्टिनल लाइपेज है। ठीक है, और एन से हो जाएगा न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइडेज। ए से हो जाएगा अमीनोपेप्टाइडेज। ठीक है, DIDI, दीदी से क्या हो जाएगा, DIDI मतलब डाइपेप्टाइडेज और डाइसेकेराइडेज। डाइसेकेराइड किसको बोलते हैं, माल्टोज को डाइसेकेराइड बोलते हैं। माल्टोज पे एक्ट कौन करेगा, माल्टेज। सुक्रोज पे कौन एक्ट करेगा, सुक्रेज। लैक्टोज पे कौन एक्ट करेगा, लैक्टेज। तो इसी तरह से इसका एंजाइम का नाम हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन किस तरह से होता है। अब बताओ यहाँ देख के कि न्यूक्लिक एसिड कहाँ डाइजेशन होता है। ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। अब मुझे बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। तो दोनों पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बताओ पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड पे कौन एक्ट करेगा, इसमें से पैंक्रियाटिक अमाइलेज या पैंक्रियाटिक जूस एक ही बात है। न्यूक्लिक एसिड में कौन एक्ट करेगा, न्यूक्लियस एक्ट करेगा ना। ये न्यूक्लियस आया, न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट किया, ये पॉलीमर होता है। ये क्या होता है, पॉलीमर। ठीक है, और ये क्या होता है, मोनोमर में तोड़ देता है। ठीक है, ये मोनोमर में तोड़ देता है तो न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो गया।
अब क्या किया कि अब इंटेस्टिनल जूस में क्या हुआ, अब इंटेस्टिनल जूस क्या करता है, इंटेस्टिनल जूस में जो न्यूक्लियोटाइडेज होता है वो न्यूक्लियोटाइड पे एक्ट करता है, ठीक है, उसको चेंज कर देता है न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है। अब जब न्यूक्लियोसाइड पे एक्ट कौन करता है, न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट करता है। न्यूक्लियोसाइडेज किस पे चेंज कर देता है, नाइट्रोजन बेसिस और फेंटोज शुगर में। तो ये पूरा न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन हो गया। अब याद रखना बहुत आसान है ना, क्योंकि ये मुझे ये टेबल याद है और ये ट्रिक मुझे याद है, तो मुझे ये सारा चीज याद रखना आसान होता है, ठीक है। अब चलो डाइजेशन ऑफ फैट की बात करें तो फैट का डाइजेशन दो जगह होगा, ये न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन हो गया हमारे पास। अब फैट का डाइजेशन की बात करते हैं तो फैट का डाइजेशन कहां कहां होता है, एक तो स्टोमक में होता है और दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। जब स्टोमक की बात करते हैं तो स्टोमक में कौन सा ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उससे कौन सा जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, ठीक है। फैट पे एक्ट करने वाला कौन होता है, लाइपेज, फैट पे एक्ट करने वाला कौन होता है, लाइपेज, ठीक है। तो ये जो लाइपेज है, ठीक है, ये जो गैस्ट्रिक जूस से जो लाइपेज निकलता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। वो क्या करता है, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, ठीक है। फिर इसी तरह से पैंक्रियाटिक जूस से कौन सा एंजाइम निकलेगा, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, सॉरी पैंक्रियाटिक लाइपेज, जिसका दूसरा नाम है स्टेप्सिन, इसका दूसरा नाम क्या है, स्टेप्सिन। अब ये स्टेप्सिन फैट पे एक्ट करके फैटी एसिड में तोड़ देगा और ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा, ठीक है, इसको फैटी एसिड को तोड़ के। फिर इंटेस्टिनल जूस से कौन सा लाइपेज निकलेगा, इंटेस्टिनल लाइपेज, क्योंकि इंटेस्टिनल लाइपेज किसमें है, दोनों में है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज और इंटेस्टिनल जूस में दोनों में लाइपेज है, ठीक है। तो लाइपेज, इंटेस्टिनल लाइपेज, अब ये भी क्या करेगा, सेम फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डाइजेशन ऑफ फैट, जिस हमको बस ये टेबल याद रखना है और आपका सारा काम, सारा चीज आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब है डाइजेशन ऑफ व्हाट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब चलते हैं हम लोग प्रोटीन का डाइजेशन देखते हैं, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन देखते हैं तो प्रोटीन का डाइजेशन में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले देखो कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है। प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे देखो, फैट का डाइजेशन हो चुका है, अब प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। देखो प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मैक्सिमम स्टोमक में होता है, ठीक है, मैक्सिमम स्टोमक में होता है और उससे कम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले स्टोमक में कौन सा एंजाइम आता है, पेप्सिनोजन, ठीक है, ये गैस्ट्रिक एंजाइम होता है, गैस्ट्रिक एसिड सॉरी गैस्ट्रिक एंजाइम होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। पेप्सिनोजन, अब पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, ठीक है। अब इसको एक्टिव करना होता है, तो इसको एक्टिव करने के लिए सबसे पहले कौन आता है, HCl। HCl इस पे एक्ट करता है पेप्सिनोजन पे, ठीक है, वो भी एसिडिक मीडियम में एक्ट करता है पेप्सिनोजन पे, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम एसिडिक मीडियम में एक्टिव होता है, पेप्सिनोजन, ठीक है। और कौन सा एंजाइम अल्कलाइन मीडियम में एक्टिव होता है, तो कौन सा एंजाइम अल्कलाइन मीडियम में एक्टिव होता है, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो पैंक्रियाटिक पेप्सिनोजन है वो चेंज हो जाता है पेप्सिन में, अब ये एक्टिव हो गया, ठीक है। अब एक्टिव हो गया तो ये जाके प्रोटीन पे एक्ट करेगा और प्रोटीन को तोड़ देगा पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में, ठीक है। ये प्रोटीन का स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होता है, स्मॉलर पार्ट्स होता है, इसको बोलते हैं पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस, ठीक है। अब ये तो आ गया एडल्ट में। अब छोटे बच्चों में क्या होता है कि प्रोरेनिन, जिस तरह से पेप्सिनोजन होता है उस तरह से। अब प्रोरेनिन जो होता है, देखो यहाँ पे 2 N है तो ये डाइजेशन वाला रेनिन है, ठीक है, प्रोरेनिन डाइजेशन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, HCl फिर आके इस पे एक्ट करता है और इसको एक्टिव कर देता है। अब जब एक्टिव हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेनिन, ठीक है, एक्टिव हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रेनिन। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ लिखना है तो डायरेक्ट शॉर्ट में मैं पूरा डायग्रामेटिक इसको फ्लो चार्ट में इसको लिखा हो, इससे पहले शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। चलो देखो अब जब रेनिन है, ठीक है, अब रेनिन किस पे एक्ट करेगा, मिल्क प्रोटीन पे। तो बच्चों में मिल्क प्रोटीन क्या होता है, कैसीन होता है, तो ये कैसीन पे एक्ट करता है और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है, मतलब मिल्क को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। कौन मिल्क को ब्रेक डाउन करता है, रेनिन एक एंजाइम है, वो मिल्क को ब्रेक डाउन करता है, स्टार्ट करता है मिल्क को ब्रेक डाउन करने में, ठीक है। तो ये कैसीन पे एक्ट करता है जिसको मिल्क प्रोटीन कहते हैं। वो कैसीन किसमें चेंज हो जाता है, पैरा कैसीनेट में। कैल्शियम किसमें चेंज होता है, कैल्शियम पैरा कैसीनेट में, ठीक है। तो पता है मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो ये कैल्शियम इसके साथ जुड़ जाता है और क्या फॉर्मेशन करता है, पैरा कैसीनेट। अब ये इस तरह का मटेरियल बन जाता है जैसे कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जैसे कि दही टाइप का जो मटेरियल होता है उस तरह का मटेरियल बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है।
तो पैराकैसिनेट बन जाता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब इस पे पेप्सिन एक्ट करेगा, जो कि यहाँ भी फॉर्म हो रहा था और इस पे भी फॉर्म होता है। अब इस पे जब पेप्सिन एक्ट करेगा तो पेप्सिन डायरेक्ट इस पे एक्ट नहीं करता है, ठीक है, डायरेक्ट मिल्क प्रोटीन पे एक्ट नहीं कर सकता पेप्सिन। तो इसको सबसे पहले कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज करना होता है, ठीक है। अब ये पैराकैसिनेट पे एक्ट करता है पेप्सिन, ठीक है। अब जब पेप्सिन एक्ट करता है तो कैल्शियम +2 में चेंज हो जाएगा और प्रोटीन्स और पेप्टोन्स टूट के निकल जाएगा, मतलब स्मॉलर फ्रैगमेंट्स ऑफ द प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। कहाँ होता है? स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। अब चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वही बात, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में कौन कौन सा जूस आता है? पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस पहले से रहता है, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक जूस का जब बात करते हैं तो सबसे पहला जो पैंक्रियाटिक जूस है, मैंने याद करने का ट्रिक बताया था, लीची ट्राई करना। देखो अब इसमें ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन, लेकिन ये इनएक्टिव है। क्या है ये? इसका सारा एंजाइम इनएक्टिव है, ठीक है। जिसमें जन लगा है ना, जन वो सारा इनएक्टिव है, ठीक है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, ये एक्टिव है। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए कि ट्रिप्सिनोजन चेंज हो जाए ट्रिप्सिन में, ठीक है। अब ये ट्रिप्सिन चेंज होता है ना, ये ट्रिप्सिन जब का फॉर्मेशन होता है तो वही आगे दूसरे एंजाइम को, जैसे कि काइमोट्रिप्सिनोजन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को जाके एक्टिव करता है, ठीक है, क्योंकि ये इनएक्टिव एंजाइम है। तो एक्टिवेशन ऑफ द कार्बोक्सी काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कौन एक्टिव करता है? ट्रिप्सिन, ठीक है। अब जब ये ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया तो ये ऑटो एक्टिविटी करता है, एक मिनट, ठीक है। तो ये अब देखो, पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस कौन सा है? ट्रिप्सिनोजन। ये ट्रिप्सिन में चेंज होता है, किसके हेल्प से? ये जो इंटेस्टिनल जूस है ना, इस पे एंटेरोकाइनेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एक्टिवेटर एंजाइम होता है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ? इंटेस्टिनल जूस में, ठीक है। ये जाके ट्रिप्सिनोजन पे एक्ट करता है और उसको ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है, ठीक है। अब जब ये ट्रिप्सिन में चेंज हो गया तब ये एक्टिव हो गया। अब जब ये एक्टिव हो गया तो ये किस पे एक्ट करेगा? प्रोटीन्स पे, जो कि हम लोग फूड में प्रोटीन्स खाए रहते हैं उस पे एक्ट करेगा। उसको सेम प्रोटीन्स और पेप्टोन्स में जाके चेंज करेगा, पेप्टोन्स और प्रोटीएसेस में जाके चेंज कर देगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से अब ये काइमोट्रिप्सिनोजन है, अब ये एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव करेंगे किसकी हेल्प से? ट्रिप्सिन की हेल्प से। तो ये ट्रिप्सिन यहाँ पे आके एक्ट करेगा, ठीक है, और काइमोट्रिप्सिन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये होता है एडल्ट रेनिन। मुझे बताओ, रेनिन किस पे एक्ट करता था? मिल्क प्रोटीन पे। तो इसी तरह से ये कैसीन पे जाके एक्ट करेगा, ठीक है। मिल्क डाइजेशन में हेल्प करता है कौन? काइमोट्रिप्सिन इन एडल्ट। और बच्चों में मिल्क डाइजेशन कौन एक्ट करता है? ठीक है, रेनिन एक्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए काइमोट्रिप्सिन जो होता है वो कैसीन मिल्क प्रोटीन पे जाके जो एक्ट करता है, जो एडल्ट का बात कर रहा हूं, वो एडल्ट रेनिन कौन होता है? काइमोट्रिप्सिन। अब ये जाके उसी तरह से पैराकैसिनेट में चेंज हो जाएगा और ट्रिप्सिन फिर से आएगा और यही ट्रिप्सिन फिर से इसको चेंज कर देगा किसमें? प्रोटीन्स और पेप्टोन्स पे, ठीक है, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स पे, ठीक है। अब देखो, अब इसी तरह से प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज इनएक्टिव है, चेंज हो जाएगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। अब ये क्या करता है? प्रोटीन का जो सी टर्मिनल एन टर्मिनल होता है, ठीक है। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो जाके सी टर्मिनल, प्रोटीन के सी टर्मिनल पे जाके एक्ट करेगा, वहां पे ब्रेक कर देगा, ठीक है, बॉन्ड, ताकि अमीनो एसिड आगे जो प्रोटीन है वो फर्दर अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अमीनो पेप्टाइडेज सेम ये एन टर्मिनल पे जाके एक्ट करेगा और प्रोटीन के एन टर्मिनल पे जाके एक्ट करेगा, और वही स्मॉल पेप्टाइड्स जो का फॉर्मेशन होता है, स्मॉल पेप्टाइड्स का जो फॉर्मेशन होता है उस पे कौन एक्ट करेगा? डाइपेप्टाइडेज। और डाइपेप्टाइडेज अमीनो एसिड में उसको चेंज करेगा, मतलब मोनोमर में चेंज कर देता है। ये पॉलीमर को मोनोमर में चेंज करना ही डाइजेशन होता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये पूरा जो डाइजेशन है ये प्रोटीन का स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके हेल्प से होता है? ये इस तरह से जितना भी मैं बना रखा है इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये प्रोटीन का डाइजेशन हो गया यहाँ पर में। अब प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में। तो ये देखो, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में बक्कल का भी डाइजेशन होता है, ठीक है, और थोड़ा सा डाइजेशन या नेग्लिजिबल रोल होता है स्टोमक में, और सबसे ज्यादा डाइजेशन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा का जितना भी डाइसेक्राइड का जो फॉर्मेशन हुआ रहता है वो सारा का सारा डाइसेक्राइड का जो फॉर्मेशन हुआ रहता है फैट का डाइजेशन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो सारा का सारा क्या डाइजेशन होता है? ग्लूकोज में, और मतलब मोनोसेक्राइड में चेंज होता है। चलो बताते हैं कैसे।
तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हम बक्कल कैविटी में देखते हैं। बक्कल कैविटी में बात करें तो कौन सा जूस निकलता है, सेलेब्री जूस, जिसको बोलते हैं सेलेब्री अमाइलेज। ठीक है, तो सेलेब्री अमाइलेज एक्ट करता है स्टार्च पे। ठीक है, 30% स्टार्च यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, 30% स्टार्च का, रिमेनिंग 70% स्टार्च जो है वो पैंक्रियाटिक जूस से ब्रेकडाउन होता है। क्या नाम होता है उसका, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज नाम होता है, उसको बोलते हैं अमाइलोप्सिन। क्या बोलते हैं, अमाइलोप्सिन। तो वो चेंज हो जाता है माल्टोज में, डाइसैकेराइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसी तरह से जो स्टार्च होता है वो स्टोमक में कुछ ही मतलब 0.01% डाइजेशन होता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अमाइलेज के प्रेजेंस में होता है। गैस्ट्रिक अमाइलेज के प्रेजेंस से वो भी माल्टोज में चेंज होता है, लेकिन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, कभी कभी हमेशा भी एब्सेंट हो भी सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो डाइजेशन 30% डाइजेशन माल्टोज में चेंज हो गया। कौन सा एंजाइम, टाइलिन, जिसको बोलते हैं अल्फा सेलेब्री अमाइलेज। क्या बोलते हैं, अल्फा सेलेब्री अमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पता है कौन कौन रहता है, इंटेस्टाइनल जूस और पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं, प्रोटीन में आ रहा है, फैट में आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड में आ रहा है, सब जगह स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन, मतलब मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो स्टार्च का डाइजेशन 70% स्टार्च का डाइजेशन किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वाया पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ओके, इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस जो होता है, अब ये डाइजेशन करता है, जितना भी डाइसैकेराइड होता है सबका डाइजेशन यहाँ पे करते हैं, मोनोसैकेराइड में चेंज हो जाता है फाइनली। ठीक है, अब जब माल्टोज आता है तो माल्टोज किसके प्रेजेंस में, माल्टेज। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सारा एंजाइम है किसका, इंटेस्टाइनल जूस का। तो ये एंजाइम तुम्हें याद होता है ना, उसके बाद ही ये सारा चीज तुम्हें समझ आ सकता है। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये दो चीज, इसीलिए मैं लास्ट तक इस बोर्ड पे इसमें रहने दिया हूँ ताकि कोरिलेट कर सके। ठीक है, तो ये चीज है और ये चीज है, बस दोनों में कोरिलेट करना सीख जाओ, कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा, इतना सारा कन्वर्जन नहीं रटना होता है, बस ये याद रखो। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस माल्टोज पे एक्ट करेगा, कौन, माल्टेज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा। ठीक है, सुक्रेज एक्ट करेगा, सुक्रोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज कर देगा। लैक्टेज एक्ट करेगा, किस में चेंज कर देगा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो डाइजेशन है इस तरह से हम लोग डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज जो डाइजेशन है वो यहाँ पर में हो गया। ठीक है, तो ये जो जितना भी डाइजेशन है वो मैं डिस्कस किया हूँ, आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।